तो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। घटना चक्र, आय दृष्टि, करंट अफेयर्स को हम अपने वीडियोस में कवर कर रहे थे। इससे पहले हम इसके पार्ट 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करेंगे। आज के अपना नोट्स देखेंगे। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22। इसका पहला सूचकांक जो था, यह पहला संस्करण वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। कब? 7 जून के अवसर पर। 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। स्मरणीय तथ्यों पे अगर हम लोग बात करें तो ये इसका चौथा संस्करण था, जो 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा जारी किया गया था। बात करेंगे इसमें बड़े राज्यों की, तो बड़े राज्यों में शीर्ष 5 बड़े राज्य हैं जिनकी रैंक दी गई है। तमिलनाडु पहले स्थान पर है, गुजरात का दूसरा स्थान है और महाराष्ट्र का ये तीसरा स्थान है। छोटे राज्यों की बात करेंगे तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है गोवा, दूसरे स्थान पर है मणिपुर और सिक्किम का स्थान है तीसरा। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को 54.5 अंकों के साथ में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। और बिहार हमारा पड़ोसी देश जो है वह राज्य 16वें स्थान पर है 30 अंक के साथ में, और जिसका झारखंड का 12वां स्थान है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। इसमें अगर राज्यों की बात करेगा तो पहले नंबर पर आएगा बड़े राज्यों में तमिलनाडु, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे महाराष्ट्र। और उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? उत्तर प्रदेश का इसमें 8वां स्थान है। आगे बात करेंगे यूटीज के बारे में, तो जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें पहले स्थान पर है जम्मू कश्मीर, दूसरे पे है एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और तीसरे नंबर पर है चंडीगढ़। इस श्रेणी में अंतिम स्थान किसका दिया गया है? लक्षद्वीप को इसमें अंतिम स्थान दिया गया है 16 अंकों के साथ में 8वें नंबर पे। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, ये इम्पोर्टेंट है। इसको 7 जून 2022 को केंद्रीय नगर विमानन मंत्री कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसको जारी किया गया, लॉन्च किया गया। वर्ष 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का इसमें खाका तैयार किया गया है वर्ष 2030 तक। और इसमें भारत में एक सुरक्षित, सस्ता और सुलभ, सुखद, स्थायी वायु खेल पारितंत्र को भी क्या किया गया है? उपलब्ध कराया जाएगा। बात करेंगे इस नीति के अंतर्गत शामिल होने वाले वायु खेलों के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा, निम्न खेलों में से कौन सा खेल ऐसा है जो वायु खेल नीति में शामिल नहीं है? तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इनको देखिए, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में आएगा तो हमारे दिमाग में याद रह जाएगा। एरोबेटिक्स है, एरो मॉडलिंग एवो और मॉडल रॉकेटरी है, शौकिया निर्मित और प्रयोगात्मक विमान, गुब्बारे हैं, ड्रोन, ग्लाइडिंग और पावर्ड ग्लाइडिंग है, हैंड ग्लाइडिंग, पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग है, पैराशूटिंग है, पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग होगा, पावर्ड विमान होंगे और रोटर क्राफ्ट होंगे। इन सबको याद रख लीजिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करेंगे, नई नीति के अंतर्गत भारत में वायु खेलों के लिए 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना होगी, जिसमें सर्वोच्च निकाय, शासी निकाय के रूप में जो होगा वो होगा एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है जो गवर्निंग बॉडी होगी? ये होगी एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। प्रमुख भारतीय खिलाड़ी जो एयर स्पोर्ट से संबंधित हैं उनके नाम सुन लीजिए। सुश्री शीतल महाजन को अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। तो इनका संबंध किस खेल से है ये पूछ सकता है। फ्री फॉल जंपिंग से है सुश्री शीतल महाजन। सुश्री महाजन उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर फ्री फॉल जंपिंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं और बिना किसी परीक्षण के ऐसे करने वाली भी पहली जंपर है। बिना किसी परीक्षण के इन्होंने ऐसा किया है। सुश्री राहेल थॉमस उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला हैं और दोनों ही महिलाएं ऐसी हैं जिनको क्या पद्मश्री दिया जा चुका है। ब्लू ड्यूक, ये सिक्किम की राज्य तितली है। इसमें इतना ही याद रख लीजिए, सिक्किम की राज्य तितली है ब्लू ड्यूक। ये तितलियां थी, इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी और इन 2 प्रजातियों को राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है। ये प्रजाति है, एक है ब्लू ड्यूक और एक है कृष्णा पिकोक। पूछेगा कृष्णा पिकोक क्या है, तो ये मोर नहीं है। कृष्णा पिकोक एक राज्य तितली है सिक्किम की।
यहाँ बात करेंगे इसमें हिमालयन ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। 1972 की सूची 2 के तहत भारत में इसको क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। कुछ तितलियों के नाम हैं, इन तितलियों का नाम याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तितली है इसमें अरुणाचल प्रदेश की केसरे हिंद तितली। इसमें से मैचिंग के लिए दे सकता है इसमें कौन सी तितली का संबंध किस राज्य से है। तो महाराष्ट्र की जो तितली है ब्लू मॉर्मोन है। तमिलनाडु की तमिल योमेन नाम से स्पष्ट हो रहा है। उत्तराखंड की है कॉमन पिकॉक। कर्नाटक की है सह्याद्री बर्डविंग। केरल में है मालाबार बैंडेड पिकॉक या बुद्धा मयूरी, इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की है केसरे हिंद और गोवा में है मालाबार ट्री निम्फ। मालाबार ट्री निम्फ। दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है। दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कब तक? 2030 तक। वैसे 2070 तक हमारे भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, ये भी याद रखिएगा। दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा हरित परिवहन कार्यक्रम को अपनाया गया था। तो पूछेगा हरित परिवहन कार्यक्रम किसके द्वारा अपनाया गया? तो दिल्ली हवाई अड्डे के द्वारा। अगले टॉपिक पर मूव करेंगे। इससे पहले इसकी स्मरणीय तथ्य देख लेंगे। 1 जून 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा की संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। कौन? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे बनने की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर साइट पर 7.84 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जबकि 5.3 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कार्गो टर्मिनल पर स्थापित किया गया है। वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति में इसकी सहायक भूमिका होगी। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 में दिल्ली एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र का ऐसा पहला हवाई अड्डा बना जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन प्रमाणन के अंतर्गत लेवल 4+ प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा, ये विश्व की बात कर रहे हैं। विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा बना है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उस पर टिक लगा रखा है, हम लोग वही पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम हमारे पास में ही है, इसका हमें रिवीजन भी करना है। नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नामसाई घोषणा पत्र किसके बीच में हस्ताक्षरित हुआ है? ये असम और अरुणाचल प्रदेश में। असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के लंबे समय से सीमा विवाद चला आ रहा था। कब से? 15 जुलाई 2022 को इसने क्या किया है? नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकता है इस घोषणा पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने या इनके राज्यपाल ने? तब आप लोग को याद रखना है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों राज्यों के मध्य 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद को न्यूनीकृत करना इसका उद्देश्य है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, बात करते हैं दोनों राज्य सीमा विवाद के समाधान के लिए 12 क्षेत्रीय समितियां गठित करेंगे। कितनी समितियां बनाएंगे ये लोग? 12 समिति बनाएंगे। असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में 804.10 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। ये हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। बात करेंगे भारत और जापान के संबंधों पर। 20 से 21 मार्च 2023 के मध्य जापान के जो प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे और ज्ञातव्य है कि 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया था। वर्ष 2022 में भारत जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना की कितनी वर्षगांठ मनाई है? 70वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। जहां भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वहीं पर जापान किसकी अध्यक्षता कर रहा है? G7 का अध्यक्ष है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत में G20 की जो सम्मेलन की बैठकें हो रही हैं वो कितने राज्यों में हो रही हैं? उत्तर प्रदेश में, ये बताइएगा।
राष्ट्राध्यक्षों एवं शासन प्रमुखों का 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसका जो शिखर सम्मेलन है वो 9 से 10 सितंबर के बीच में 2023 को होगा, लेकिन अभी हमारे भारत में इसकी अलग अलग राज्यों में इसकी बैठकें चल रही हैं। जबकि G7 शिखर सम्मेलन 2023 19 से 21 मई 2023 के मध्य हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। 2023 को भारत और जापान पर्यटन वर्ष के रूप में इन्होंने घोषणा की है मनाने की। अब हम लोग बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर। 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन? एंथोनी अल्बनीज, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ये भारत की यात्रा पर रहे और ये अल्बनीज की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा थी। पूछ लेगा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बनीज। दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब? 10 मार्च 2023 को। और इसमें 4 दस्तावेजों पर आदान प्रदान भी हुआ, उनको भी देखेंगे। ये कौन कौन से हैं? 4। ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, खेलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन, नवाचार में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के अटल इनोवेशन मिशन तथा ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन, और चौथा है 2 कार्यबलों यथा सोलर टास्क फोर्स एवं हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना। आगे बात करेंगे 1 मार्च 2023 को 15 दिवसीय प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 1 मार्च 2023 को। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बनेगा डिकिन विश्वविद्यालय। कहाँ पर खोला जाएगा ये? डिकिन विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी के परिसर में इसकी स्थापना की जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अपने अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे यही बन सकता है, गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। G फॉर गिफ्ट और G फॉर गांधीनगर, G फॉर गुजरात, याद रखिएगा। G से इनके सबके नाम हैं। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? ECTA के तहत 4 वर्ष तक की अवधि का पढ़ाई के उपरांत भारतीय छात्रों को ये वीज़ा भी उपलब्ध कराएगा। ECTA क्या है? ECTA है व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता। भारत और भूटान के संबंधों पर बात करेंगे तो 3 से 5 अप्रैल 2023 को भारत में जो भूटान के नरेश थे या राजा थे, जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। भारत और भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में सहयोग हेतु ये सहमत हुए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मांग देछू जल विद्युत परियोजना। पूछेगा सवाल, मांग देछू जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? भूटान में है। भारत के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। उसकी क्षमता है 720 मेगावाट की। फिर से देख लीजिए, मांग देछू जल विद्युत परियोजना भूटान में इसका निर्माण किया गया है भारत के सहयोग से, और इसकी क्षमता है 720 मेगावाट। अभी ECTA की बात की थी, तो ECTA आप लोगों ने समझ ही गए होंगे, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया किससे संबंधित है। यहाँ पे बात करेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत और भूटान के मध्य में एक ऐतिहासिक परियोजना के रूप में सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण भी प्रस्तावित है। ये रेल लिंक कहाँ से कहाँ तक होगा? ये कोकराझार असम को गेलेफू भूटान से जोड़ेगा। कोकराझार असम को गेलेफू भूटान से जोड़ेगा। ये भारत और भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा। भारत और इटली की बात करते हैं तो जॉर्जिया मेलोनी भारत की राजकीय यात्रा पर रही इटली की प्रधानमंत्री हैं। इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये 8वीं रायसीना डायलॉग की ये मुख्य अतिथि भी रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि सुश्री मेलोनी ने 8वें रायसीना संवाद 2023 में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में भी भाग लिया है। भारत और इटली के जो राजनयिक संबंध है उसकी ये 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत और जर्मनी पे अगर बात करें तो 25 से 26 फरवरी 2023 के मध्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने भारत की राजकीय यात्रा की है। ये अपनी यात्रा पर 25 फरवरी को नई दिल्ली पहुंचने के बाद में 26 फरवरी 2023 को बंगलुरु का इन्होंने दौरा किया। और सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत
भारत में वर्तमान इनकी भूमिका की बात करें तो वर्तमान भूमिका में श्री ओलाफ शोल्ज की ये पहली भारत यात्रा थी। चांसलर के रूप में इनकी पहली यात्रा थी, लेकिन इससे पहले ये हैम्बर्ग शहर के मेयर के रूप में भारत आ चुके थे। वर्ष 2011 में द्विवार्षिक अंतर सरकारीय परामर्श तंत्र के शुरू होने के बाद से किसी जर्मन चांसलर की पहली भारत यात्रा थी। मिस्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है? अब्देल फतेह अल सीसी। नोट करिएगा, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। यह हमारे 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी रहे हैं। 74वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने इस बार मनाया है और 75वीं वर्षगांठ मनाई है। इंपॉर्टेंट है, लोग अभी भी इसी कन्फ्यूजन में है कि 74वां था कि 75वां था। तो 74वां गणतंत्र दिवस है, लेकिन वर्षगांठ थी 75वीं। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन रहे? ये हमारे श्री सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी। ये इनका पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। और मिस्र की एक सैन्य टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया था। और ये भी इस बार मिस्र और भारत अपने 75 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ को मना रहा है राजनयिक संबंधों की। वर्ष 2022 और 23 की भारत जो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, उसमें इसने अतिथि देश के रूप में मिस्र को आमंत्रित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा G20 की अध्यक्षता में भारत में अतिथि देश कौन सा है? तो मिस्र है। इस यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 5 MOU पर हस्ताक्षर हुए। 5 MOU कौन से हैं? साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, युवा मामलों के सहयोग के क्षेत्र में और प्रसारण के सहयोग के क्षेत्र में। इनसे सवाल बनता है, पूछा जाता है भारत और मिस्र के बीच में कौन से MOU पर हस्ताक्षर नहीं हुए या सहमति नहीं बनी है? तो इन 5 को याद रखिएगा। भारत को सितंबर 2023 में प्रस्तावित मिस्र के त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया। तो ब्राइट स्टार कहाँ का ये अभ्यास है? ये मिस्र का अभ्यास है। चलिए, आज हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। कल को आप बात करेंगे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।